नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। तो बिहार में जातीय गणना की आर्थिक सामाजिक रिपोर्ट सामने आ चुकी है और रिपोर्ट के मुताबिक सामान्य वर्ग में 25.09% गरीब परिवार हैं और पिछड़ा वर्ग में 33.16%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 33.58%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 33.58% और साथ ही साथ 42.93% शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइबल में 42.70% गरीब है। बिल्कुल, तो ये आंकड़े जो इस वक्त सामने हैं, जिसे लेकर बार बार ये कहा जा रहा था कि जातीय गणना में सिर्फ जातियों की संख्या की नहीं, आर्थिक तौर पर मजबूती की भी बात होनी चाहिए। अब ये आंकड़े सामने और उस आंकड़े के सामने आने के बाद सियासत भी इस पर गर्म होती हुई अब इस बड़े से स्क्रीन पर एससी में 42.93% गरीब परिवार में शामिल लोग हैं, जबकि एसटी में 42.70% गरीब परिवार में शामिल लोगों की संख्या सामने है। और वहीं पिछड़ा वर्ग में 33.16% और सामान्य वर्ग में 25.09% गरीब परिवार हैं। तो ये आंकड़े आपको नजर इसलिए बार बार आ रहे हैं क्योंकि ये जो सदन के पटल पर आज आंकड़े रखे गए हैं उस पर स्पष्ट नजर आ रहा है कि क्या कुछ ये आंकड़े हैं। और देखिए, सामान्य वर्ग में भूमिहार सबसे गरीब है। विभाग ये ध्यान देने वाली बात है, भूमिहार परिवार गरीब की बात कही जा रही है। भूमिहार जाति में 27.58%, ब्राह्मण के आंकड़े विभाग बिल्कुल 25.32% जो गरीबों की बात की जाए तो ब्राह्मणों में वो संख्या नजर आती है। वहीं अगर कायस्थ परिवार की बात की जाए तो 13.83% कायस्थ परिवार भी गरीब हैं। साथ ही साथ शेख परिवार, अगर हम मुस्लिमों के सामान्य वर्ग की बात करें तो 22.20% पठान यानी कि खान परिवार गरीब है और साथ ही साथ 17.61% सैयद परिवार भी गरीब बताए जा रहे हैं। तो ये आंकड़े स्पष्ट आपको नजर आ रहे होंगे। सामान्य वर्ग की कौन से वर्ग में कितनी गरीबी है, इसके आंकड़े इस वक्त आप देख सकते हैं। बिल्कुल, तो सामान्य वर्ग में सबसे अधिक गरीब अगर कोई है तो भूमिहार समाज से आने वाले लोग गरीब हैं और 27.58% भूमिहार परिवारों की संख्या जो है वो अनुमानित बताई गई है कि ये वो परिवार है जो कि भूमिहारों में भी गरीब, यानी कि जो उनकी औसत आय है वो गरीबी रेखा के लिए जो निर्धारित है उसके आसपास नजर आती है। ब्राह्मणों की बात कर लीजिए तो 25.32% परिवार गरीब हैं और ये वो आंकड़े हैं। पिछड़ा वर्ग की अगर आय की बात कर ली जाए तो 33% आबादी की मासिक आय जो है वो देखिए क्या है, 6,000 के आसपास बताई गई है। वही 29% के आसपास जो है वो 6,000 से 10,000 के आसपास। वही 18% आबादी की भी हम बात करेंगे। 10% आबादी की मासिक आय 20 से 50,000 रुपए की बीच में है। तो देखिए, 4% आबादी की मासिक आय 50,000 से ज्यादा है। तो पिछड़ा वर्ग की आय की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से समझ सकते हैं। 33% आबादी की मासिक आय महज 6,000 रुपए। बिल्कुल, और 19% आबादी का आय जो है वो 6 से 10,000 रुपए के आसपास बताई गई है। और ये संख्या देख लीजिए, जिनमें 18% आबादी की मासिक आय 10,000 से लेकर के 20,000 के आसपास निर्धारित और बताई गई है कि ये वो संख्या है। 10% आबादी की मासिक आय 20 से 50,000 रुपए के पास है और 4%, मात्र 4% आबादी की मासिक आय जो है वो 50,000 से ज्यादा है। और इसीलिए पिछड़ा वर्ग की आय को जानना भी जरूरी है। तो इसके साथ साथ और भी शैक्षणिक स्थिति की हम बात करेंगे क्योंकि शिक्षा व्यवस्था को लेकर बार बार सवाल खड़े होते हैं। वर्ग 1 से लेकर 5 तक की शिक्षा 22.67% आबादी के पास ही 1 से लेकर 5 तक की शिक्षा है। इसके साथ साथ 6 से लेकर 8वीं तक की पढ़ाई बिहार में 14.33% आबादी ने ही की है। इसके अलावा और भी आंकड़े हम आपको दिखाएंगे। ग्रेजुएट शैक्षणिक स्थिति की भी हम बताएंगे आपको पूरी जानकारी। और इस वक्त एक बड़ी खबर आर्थिक सामाजिक स्थिति को लेकर जीतन राम मांझी के सवाल भी हैं। आर्थिक सामाजिक रिपोर्ट पर अब सवाल का दौर शुरू हो चुका है। आर्थिक सामाजिक रिपोर्ट जैसे आई, जीतन राम मांझी ने सवाल उठाया। अब सवाल क्या उठाया वो भी जान लीजिए। जीतन राम मांझी ने कहा है कि गणना के बहाने खजाने की लूट की जा रही है। अब ये बड़ा आरोप जीतन राम मांझी की तरफ से रिपोर्ट आने पर सरकार को घेरते हुए जीतन राम मांझी नजर आए। सोशल साइट प्लेटफॉर्म एक्स पर जीतन राम मांझी ने ये पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि ये आंकड़े जो है, ये गणना जो है, इसके पीछे का अगर कोई मोटो है, मकसद है तो वो है सरकारी खजाने की लूट करना। सवाल ये है कि जिनकी राजनीति ये लोग कर रहे हैं वो राजनीति भी अपने आप में बड़ी अजीब नजर आती है। और जरा तस्वीर देख लीजिए, विधानसभा के अंदर की ये तस्वीर, जहां पर जैसे रिपोर्ट सामने आई उस पर हो हंगामे का दौर शुरू हो चुका है। शुभ वाकई ये विधानसभा अध्यक्ष इस वक्त स्पीकर आपको नजर आ रहे होंगे।
ये अपनी बातें रखेंगे सदन के पटल पर और आर्थिक रिपोर्ट पेश होने के बाद सदन की कार्रवाई इस वक्त टीवी स्क्रीन पर कर सकते हैं, लेकिन इसे अत्यंत ही संक्षेप में रखा जाए, क्योंकि आज ही विधान परिषद में भी इसे उपस्थापित किया जाना है और वहां भी इस पर चर्चा होनी है। तो माननीय मंत्री, आपको समय दिया जाएगा, आप बैठिए। आप आसान ग्रहण कीजिए ना। कहीं सरकार जब आपसे नहीं भाग रही है, आप सुनिए, तो आपको सुनना चाहिए। आप मानिए नेता। मेरा अनुरोध है कि आज तो पेश हो ही चुका है, तो उसके बारे में बहुत ही संक्षेप में बता देंगे कि इन विषयों पर सभी जानकारी दे दी गई है, लेकिन उसके बाद सभी पार्टियों को अपनी राय देना है। तो जो भी पार्टी के लोग बोल करके एक आदमी बोलेंगे, एक आदमी बोले, या सुनिए ना, जो बोलेंगे तो उनको जितना बोलना है बोले ना, तो क्या दिक्कत है। इसलिए कृपा करके पहले इनको मैंने जब भी रख दिए, लेकिन थोड़ा सा संक्षेप में ही, बहुत ही संक्षेप में तुरंत बोल देंगे, लेकिन आप अपना पूरे तौर पर रख दीजिए, एक एक पार्टी की राय आ जाएगी सामने। माननीय संसदीय कार्य मंत्री, देखिए एक बात हम बता देते हैं, सुनिए ना। अरे काहे कि सबकी राय से न हुआ है भाई। सदन के सभी दल के एक एक नेता आप 10-10 मिनट बोलेंगे, आप पहले 10 मिनट बोलेंगे। अरे छोड़िए ना, अभी काहे के लिए कर, जितना देर बोलना बोले ना भाई। अरे बैठिए ना भाई, दूसरा आप आसान तो ग्रहण कीजिए। नहीं छोड़िए ना, नहीं मैंने कहा कि इसको विधान परिषद में भी होना है। अरे हम अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री, अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है माननीय आपसे, मुख्यमंत्री, मेरा अनुरोध है कि जिन पार्टियों की संख्या जैसी है उसी के हिसाब से उनको अवसर दीजिए। उसका समय हो गया, खत्म। बैठिए, हमको लगता है बोलने। एक बात हम कह देते हैं प्लीज, आप सब जानते हैं, सबकी सहमति से, राय से नहीं तैयार हुआ है भाई। तो सबकी सहमति से सब कुछ कर दिया गया है। अब जो बात आ गई है तो अपनी बतवा रखिए ना। उसमें समय सीमा तय कर दीजिएगा, मौका दीजिए। नहीं, हम भी इसके समर्थन में, आप भी समर्थन में। माननीय, अपनी बात करने से रोकना क्यों चाहते हैं? माननीय संसदीय कार्य मंत्री, इतना महत्वपूर्ण विषय है, फिर रोकना क्यों चाहते हैं? माननीय संसदीय कार्य मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले सरकार की तरफ से आसन का और इस सदन के सभी दलों के माननीय नेताओं के प्रति सरकार की तरफ से हम आभार प्रकट करते हैं कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी दलों के समर्थन से बिहार सरकार ने एक ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है जिसकी पूरे देश में कोई मिसाल नहीं है। महोदय, सभी लोग अवगत हैं कि आज इस सदन के गठन के पूरे 111 वर्ष हो गए और इस दरमियान इस सदन ने कई ऐतिहासिक पड़ाव देखे हैं, परंतु आज जिन तथ्यों से या जिस दस्तावेज से यह सदन रूबरू हो रहा है महोदय, कि वह न सिर्फ बिहार के सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक इतिहास में एक सबसे ऊंचा मील का पत्थर साबित होगा, बल्कि इसकी गूंज आज पूरे देश में सुनाई पड़नी शुरू हो गई है। इसकी गूंज महोदय, बहुत दिनों से हम लोग महसूस कर रहे थे, मुख्यमंत्री जी विशेष तौर से, कि भाई विभिन्न जातियों की सही संख्या, कोई प्रामाणिक संख्या उपलब्ध नहीं थी। न अलग अलग जातियों में
गरीबों की क्या संख्या है, इसके कोई प्रामाणिक आंकड़े नहीं थे। इसलिए इसकी आवश्यकता बहुत दिनों से महसूस की जा रही थी और हम लोगों के पास सिर्फ एक 1931 की जनगणना के कुछ आंकड़े थे, जिसके आधार पर अलग अलग जातियों के लोगों द्वारा जो प्रतिशत दावा किया जा रहा था, अगर उनको जोड़ देते तो एक बड़ी अस्वाभाविक अविश्वसनीय स्थिति पैदा हो जाती थी। इसलिए सरकार ने यह समझा और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी दलों के सहयोग से, मैं बार बार कह रहा हूं कि एक ऐसा काम हम लोगों ने किया है महोदय, जो दस्तावेज हमने दिया है, हो सकता है कि ये कितना महत्वपूर्ण है, इसका सही आकलन हम लोग आज नहीं कर पा रहे हैं। आने वाले समय में महोदय, जितने सामाजिक आर्थिक संस्थान हैं, जहां कहीं अध्ययन होता है, जितने विशेषज्ञ हैं, उन सब लोगों के लिए ये जो दस्तावेज आज हम लोग सरकार की तरफ से मेज पे रखे हैं और सभी लोगों के बीच हमने वितरित किया है, ये आने वाले दशकों तक, पीढ़ियों तक ये एक संदर्भ दस्तावेज हो जाएगा, रेफरेंस डॉक्यूमेंट हो जाएगा महोदय। इसलिए हम सरकार की तरफ से सभी माननीय सदस्यों को आश्वस्त करते हैं कि आपके सहयोग से सरकार ने ये बड़ी ही ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है महोदय। ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये मुख्यमंत्री जी की मौलिक सोच थी, लेकिन आप सबों का सहयोग रहा है, सरकार मानती है इस बात को। दूसरे, जो भी आंकड़े हमने एकत्रित किए हैं वे सभी महोदय स्वैच्छिक हैं, स्वघोषणा के आधार पर जो नागरिकों ने अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में जो सूचनाएं, जो आंकड़े दिए हैं, वही हमने इसमें शामिल किया है और उसी को हम प्रस्तुत कर रहे हैं महोदय। जहां तक जातियों की बात है, जातियों की संख्या इसमें लगभग 215 है। सामान्य श्रेणी के 7 जातियां हैं, पिछड़ी वर्ग के 30 जातियां हैं, अति पिछड़े वर्ग के 112 जातियां हैं, जो अनुसूचित जाति है उसकी 22 जातियां हैं, अनुसूचित जनजाति की 32 जातियां हैं और कुछ ऐसी जातियों का भी उल्लेख आया है जो कहीं सूचीबद्ध नहीं है, वैसे 12। कुल मिलाके महोदय 215 जातियां हैं। और कहीं कहीं से जब आवाज आती है कि इनकी संख्या घटा दी गई, बढ़ा दी गई या किन्हीं को कोई दिक्कत होती है, तो महोदय किसी जाति के संख्या या उसके प्रतिशत में कोई बढ़ना या घटना, ये किसी जाति विशेष की उपलब्धि या उसकी असफलता का द्योतक नहीं होता है। इसके कई कारण होते हैं महोदय। और मैं अब आंकड़ों की प्रामाणिकता के बारे में सिर्फ 2 बात कहना चाहता। एक तो हम लोग जब आंकड़ा संकलित कर रहे थे महोदय, उसी समय कि हमारे आंकड़े शुद्ध रहें, सटीक रहें, इसलिए इसमें से 5% जो गणना की इकाइयां हैं, जैसे वार्ड है, पंचायत है, उनका हम लोगों ने जो क्रम रहित नमूना कहते हैं, रैंडम सैंपलिंग करते हैं, उसको निकाल के फिर दूसरे अधिकारियों से उसको हम लोगों ने फिर सत्यापित कराया है और उसमें त्रुटि नगण्य पाई गई है। और महोदय मैं सिर्फ एक उदाहरण जरूर देना चाहता हूं कि आप देखिएगा, सभी आंकड़े आपके पास पहुंच चुके हैं कि हम लोगों की गणना में बिहार में गरीबों की संख्या 34.1% आई है। और आप सब ने देखा होगा कि अभी कुछ ही दिन पहले भारत सरकार के नीति आयोग ने एक, जिसको बहुआयामी गरीबी सूचकांक कहते हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, उसमें बिहार में गरीबी को उन लोगों ने 33.78, मतलब वो भी लगभग 33.8 है गरीबों की संख्या, उन्होंने गरीब परिवारों की संख्या निर्धारित की है। और हमने जो अपने स्तर से गरीबों की पहचान की है, उसमें भी वो 34.1 आई है।
ये कितना मतलब दोनों सच्चाई के करीब है, ये हम बताना चाहते हैं। जबकि उन्होंने जो वो इंडेक्स बनाया था सूचकांक, वो देश ही भर के अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों की मदद से नहीं, विश्व भर के अर्थशास्त्रियों की मदद से नीति आयोग ने वो सूचकांक बनाया था और उस पर बिहार में गरीबी 34.1 आई थी। और हम लोगों के जो हमने मांगा है, हमने बताया है प्रतिवेदन में कि जिस परिवार की मासिक आय 6,000 रुपए से भी कम है, उसको हम लोगों ने अपनी गणना में गरीब माना है। और ये स्वाभाविक था, क्योंकि इसी आधार पर आगे की कार्रवाई करनी थी महोदय, और इसी हिसाब से हम आगे बढ़ रहे थे सब लोगों के समर्थन से। और महोदय, एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि जिस ढंग से इस मामले को न्यायालय में घसीटा गया, 14-15 मुकदमे उच्च न्यायालय में हुए, 5 मुकदमे उच्चतम न्यायालय में हुए, लेकिन हमने कितना सही, आपने भी निर्णय में आप भी शामिल हैं कि ये जो कुछ अति ज्ञानी लोग होते हैं महोदय, बुद्धि विलासी लोग, जिनको जरूरत से ज्यादा बुद्धि रहती है, उनके बुद्धि का बहाव आजकल लोकहित याचिकाओं के माध्यम से होता है। अब वो उसको लिए न्यायालय में पहुंच जाते हैं। तो सिर्फ मैं उच्च न्यायालय के एक ऑर्डर जो अंतिम आदेश दिया था, हालांकि थोड़े दिन के लिए लोगों ने गुमराह करके स्थगित भी करा दिया, लगभग 100 दिनों से अधिक की देरी हो गई जो हाईकोर्ट ने स्थगित कर दिया। लेकिन अंतिम आदेश में, फाइनल आदेश में जो उच्च न्यायालय ने कहा है, वो जरूर सब लोगों ने देखा होगा और उसको मैं जरूर कहना चाहता हूं कि वी फाइंड द एक्शन ऑफ द स्टेट टू बी परफेक्टली वैलिड, इनिशिएटेड विथ ड्यू कॉम्पिटेंस, क्योंकि कुछ लोग कहते थे राज्य सरकार को अधिकार नहीं है, विथ लेजिटिमेट एम ऑफ प्रोवाइडिंग डेवलपमेंट विथ जस्टिस, जो मुख्यमंत्री का सिद्धांत है, न्याय के साथ विकास, एज प्रोक्लेम्ड इन द एड्रेस टू बोथ हाउसेस एंड एक्चुअल सर्वे टू हैव नाइदर एक्सरसाइज नॉर contemplated any coercion to divulge the details and having passed the test of proportionality। मतलब किसी को ये नहीं किया गया है, बाध्य नहीं किया गया है, और सरकार ने बिल्कुल सही किया है। thus not having violated the rights of privacy, निजता के अधिकार के हनन की भी बात हो रही थी, not violating the rights of privacy of individuals, especially since it is in furtherance of a compelling। बिल्कुल, और ये तस्वीर सीधे हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं विधानसभा के अंदर, जिस तरीके से वित्त मंत्री और जानकारी भी देते हुए और ये बताते हुए कि देखिए जो प्रामाणिकता पर सवाल उठाए जा रहे हैं, वो प्रामाणिकता का आधार उन्होंने बता दिया कि केंद्र की तरफ से जो नीति आयोग है उसके जो आंकड़े थे वो गरीबों को लेकर के 34 कुछ बताए गए, तकरीबन 8% के आसपास। और हमने जो बिहार का देखा आय की बात की गई, विभाग की 6,000 उन्होंने रखा है, यानी कि मासिक आय जिसकी भी बिहार में 6,000 से कम है, उन्हें वो गरीब मानते हैं, और इसी के आधार पर इन आंकड़ों को पेश और ज्ञान रंजन जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ मनीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और सारिका हमारे साथ जुड़ गई हैं आरजेटी से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चूंकि लगातार जब हम चर्चा कर रहे हैं, इन आंकड़ों की बात कर रहे हैं, तो अब आंकड़ों को लेकर हम बात इस दिशा में बढ़ाएं, इस दिशा में सोचें कि क्या अब आंकड़ों से आगे किया जाएगा। आंकड़े तो आ गए, सारिका आपसे मैं जानना चाहूंगी, अब आंकड़े सामने हैं, अब इन आंकड़ों के बाद बदलेगा क्या, सुधरेगा क्या? पहले भी हमने कहा था कि बिहार जो है वो पिछड़ा राज्य है, और लगातार हम केंद्र सरकार से ये मांग कर रहे थे कि बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अभी हमारे आपने देखा सदन में इस बात को भी रखा गया कि किस तरीके से जब नीति आयोग की रिपोर्ट पेश की गई थी बिहार के संदर्भ में, तो बताया गया था कि बिहार में गरीबी और पिछड़े, चाहे अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य जो भी है, ऑल ओवर बिहार की बात परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा था कि बिहार में स्थिति क्या है। तो मुझे लगता है ये आज जो है जाति आधारित गणना के साथ ही साथ
शैक्षणिक और जिस तरीके से आज लोगों की क्या आय है, लोगों की क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ये तमाम चीजों का आज आंकड़ा सरकार के सामने है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जब सरकार जो है कल्याणकारी योजनाएं बनाएगी तो इन चीजों को ध्यान में रखेगी। अभी मैं बताना चाहूंगी, सामान्य वर्ग में जो आंकड़े पेश किए गए हैं, मुझे लगता है कि अभी तो ये चूंकि काफी विस्तृत में पढ़ना होगा, अभी कुछ ही घंटों में ये बोलना मुझे लगता है कि संभव नहीं होगा, लेकिन जो मोटे मतलब जो इन शॉर्ट जो चीजें हमने शॉर्टलिस्ट की हैं इस जाति आधारित और शैक्षणिक और आर्थिक आधार पे जो गणना हुई है उन तमाम चीजों की, तो मोटा मोटी तौर पे अभी हम इस बात को बोलने में है इस पे कि वाकई में बिहार जो 34% आज बताई जा रही है, बिहार जो है पिछड़ा राज्य जिस तरीके से बताया जा रहा है, निश्चित रूप से केंद्र सरकार को सोचना चाहिए कि बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए। मैं बताना चाहूंगी कि देखिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग सामान्य वर्ग, इन तमाम लोगों की जो जानकारी दी गई है, जिसमें कि जिन लोगों की 6000 आय बताई गई है उनको गरीबी की इस श्रेणी में रखा गया है, गरीब वर्ग की श्रेणी में रखा गया है। और इसमें साफ साफ जो डेटा जो कलेक्ट हुए इसमें दिखाया गया है कि अनुसूचित जाति में लगभग 42% लोग जो है वो गरीब हैं, और वही अनुसूचित जनजाति में भी 42% लोग हैं वो गरीब हैं। वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं वो 33.58% लोग जो है वो गरीब हैं, और पिछड़ा वर्ग है 33.16%, और सामान्य वर्ग जो है वो 25.09% जो है वो लोग गरीब हैं। और अगर मैं ऑल ओवर बात करूं तो जो इन आंकड़ों के आधार पे तो लगभग जहां 25% सामान्य वर्ग के गरीब हैं, वहीं 75% जो है अति पिछड़ा अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं। मतलब मुझे लगता है कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी बहुत अधिक जो कहते हैं बदलाव नहीं हो पाए हैं इन जातियों यही तो दुर्भाग्य है, यही तो दुर्भाग्य है सारिका। सवाल इसीलिए कि ये दुर्भाग्य है, चाहे सरकारें किसी की भी रही हो, कभी भी सत्ता में जो भी आसीन रहा हो, लेकिन बिहार की तस्वीर नहीं बदली। शैक्षणिक स्तर, आर्थिक स्तर और कई ऐसे दबाव और तनाव की बात कही जा रही है कि इस बीच सरकारों के सामने भी आते रहे, लेकिन बदलाव क्यों नहीं हुआ। हमारे साथ नवल जी भी जुड़ चुके हैं। नवल जी, आपका भी बहुत स्वागत। और सवाल ज्ञान रंजन जी मैं आपसे पहले लेना चाहूंगी, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि भाई हम तो योजनाओं को लेकर आ रहे हैं, इस रिपोर्ट के पीछे का आधार भी यही रहा कि हम तब्दीली लाने वाले हैं, लेकिन अब तक क्यों तब्दीली नहीं हो पाई, उसकी दो बड़ी वजह आप बता पाएंगे? को आपके चैनल के माध्यम से पूरे सभी की तरफ से ये बधाई देना चाहता हूँ कि जो 1931 के बाद एक जो नील का पत्थर साबित हुआ, एक डेटा आया जिस डेटा पे बैठ के हम एक्चुअली में एक रेफरेंस डेटा के रूप में हम डिस्कस कर सके, और ये जो योजनाएं की बात हो रही है और जो कंपैरिजन की सवाल आप पूछ रही है उस पर हम आगे बढ़ सके। तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ सूबे के मुख्यमंत्री और उनके साथ जिस तमाम दल के लोग, सभी दलों का एक सहयोग था। ये भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे राजद हो, चाहे कांग्रेस हमारी पार्टी हो, ये सारे छोटे मोटे पार्टियां मिलकर ने इससे एक जो दिया। लेकिन ठीक है, इस बड़े काम में एक छोटे स्पीड ब्रेकर आए, लेकिन जब मकसद बड़ा होता है तो छोटी चीजों को इग्नोर करके चले जाते हैं। रंजन जी, आपको रोकना चाहूंगी मैं। सबसे पहले ये तमाम जो इस वक्त गेस्ट हमारे सामने हैं, सभी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दें, क्योंकि ये जो रिपोर्ट सामने आई है इसको लेकर भी पहले से बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे थे। आप सभी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दें कि इस जातीय गणना की सामाजिक रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। सबसे पहले नवल किशोर चौधरी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी। मैं पहले भी आपको प्रतिक्रिया दे पाया हूं और आपने सुना ही होगा। देखिए, जो तथ्य मोटे तौर से पहले से प्राप्त हैं, उपलब्ध हैं, उन्हीं तथ्यों को एक सेंसस के आंकड़ों का तथ्यात्मक आधार मिला है। ऐसा नहीं है कि बिहार सरकार को यह मालूम नहीं है कि बिहार में गरीबी है, ऐसा नहीं है कि बिहार सरकार को मालूम नहीं है कि यहाँ बेरोजगारी नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनको मालूम नहीं है कि शिक्षा हर स्तर पर ध्वस्त है, उनको मालूम नहीं है खेल सर्विसेज में अभी भी बहुत काम करना है। उनको मालूम है क्योंकि उन्होंने कमीशन बनाया था, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने डी बंदोपाध्याय की अध्यक्षता में लैंड रिफॉर्म्स कमीशन। क्या हुआ उनको नहीं मालूम है कि अगर लैंड रिफॉर्म्स लागू होगा तो गरीबों की सामाजिक भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूं,
और जी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, नहीं मालूम है मुख्यमंत्री को, बिल्कुल, फिर क्यों नहीं लागू किया? नवल जी कुछ नया नहीं आया है, सब कुछ मालूम है। बस ये कह लीजिए, जैसा आप कह रहे हैं कि सिर्फ उसे एक सूचीबद्ध किया गया, उसे एक प्रमाणिक दस्तावेज बना दिया गया, लेकिन सच्चाई तो सबको मालूम थी, कुछ नया नहीं किया गया, लेकिन बदला क्यों नहीं, ये सवाल बड़ा है। मनीष जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष जी, आपसे भी मैं जानना चाहूंगी, सब कुछ मालूम था जैसा नवल जी कह रहे हैं, कुछ नया नहीं हुआ, लेकिन अब जब मालूम हो गया है तो क्या कुछ नया होगा? कि मोटे तौर से शब्दों को अपने मन से तोड़िए मरोड़िए नहीं। मैं प्रोफेसर हूं, मेरे मुंह से अपनी बात मत कर रही। तथ्यात्मक आधार मिला है, आशा की जानी चाहिए कि सरकार उसका उपयोग करके बढ़े, लेकिन कहां बढ़े ये इंपॉर्टेंट है। एसेट डिस्ट्रीब्यूशन का सीधा संबंध लैंड से है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का सीधा संबंध स्कूल और कॉलेज एजुकेशन और स्किल फॉर्मेशन से है। मालूम नहीं है कि ये गरीब लोग हैं, ये वही सामाजिक मालूम सब कुछ है, फिर भी क्यों नहीं बदला, ये बड़ा सवाल है। मनीष जी, मैं आपके पास लौटूंगी, एक छोटा सा अंतराल ले रहे हैं, फिर वापस लौटेंगे, आपसे ही इस सवाल का जवाब लूंगी कि सब कुछ मालूम था फिर भी होने दिया गया, ये तो ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक छोटा सा अंतराल।